आज मित्रों जो हमारा वीडियो होगा वो हम आज अध्ययन करेंगे भूगोल से, जो विश्व भूगोल है उससे संबंधित वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड, यूनिवर्स और फिर सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स ये है क्या। तो आपको बता दें कि ऊर्जा और द्रव्यमान का जो सम्मिलित रूप है इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत अध्ययन किसका करते हैं कि ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त पिंड, ग्रह और जितने भी नक्षत्र और सूर्य, चंद्रमा, ये सब जो हैं इन सभी का अध्ययन इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मांड की जो बारे में क्या मत रहा है लोगों का, किस प्रकार से लोग ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते थे, तो उसके बारे में थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मत था, पहला सिद्धांत भू केंद्रीय सिद्धांत। ये जो भू केंद्रीय सिद्धांत था ये क्लॉडियस टामली जो थे ये मिस्र, यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने 140 ईस्वी में बताया कि जो पृथ्वी हमारी है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है, केंद्र बिंदु में पृथ्वी है और सभी ग्रह, सूर्य, बाकी सारी जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया था? क्लॉडियस टामली ने 140 ईस्वी में बताया था भू केंद्रीय सिद्धांत। लेकिन कुछ दिनों के बाद सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को निकोलस कापरनिकस, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने 1543 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया और उसके बाद पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, ये इसकी जो संभावना थी इसको खत्म कर दिया गया। इस बात को समाप्त यहीं पे हो गया और ये बात सत्य हो गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगाती है। इस बात को सत्य हो गया, यहां से समझा जाने लगा 1543 ईस्वी में। ये तो हो गया आपका ब्रह्मांड के बारे में। अब ब्रह्मांड को हम देखें कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे हुए। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, जिसको बिग बैंग थ्योरी होती है, और इस बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेतेयर ने इसको प्रतिपादित किया। जो बिग बैंग थ्योरी है, ये बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान जो ब्रह्मांड है ये क्या था? अत्यधिक जो सघन और उच्च ताप का एक पिंड था अथवा एक बिंदु के रूप में था, जिसको सिंगुलैरिटी कहा गया। अब ये जो सिंगुलैरिटी कहा गया ये एक बिंदु के रूप में ब्रह्मांड था। उसके बाद इसमें महाविस्फोट हुआ, जिसको ये बिग बैंग बोला गया। इस महाविस्फोट थ्योरी, जो महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट थ्योरी जो है जिसको आपके जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया, इसी के द्वारा ये महाविस्फोट निरंतर, अनवरत मतलब जारी है और जिसके कारण से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड का तारे और बाकी चीजों का निर्माण हुआ और उसी से ब्रह्मांड का पूरा हुआ। अब इसके आगे हम अध्ययन करते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सोलर सिस्टम के बारे में अगर जो हम अध्ययन करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रहों का मतलब जो ग्रह हैं, सूर्य है, सूर्य के किनारे जो सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, सौर मंडल मतलब सूर्य का मंडल। सूर्य का मंडल क्या होता है? जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चक्कर क्यों लगाते हैं? चक्कर लगाने का मेन कारण है कि जो सूर्य है, सूर्य के अंदर एक ग्रेविटी है, एक फोर्स, एक बल है, जिसके कारण वो ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते हैं। तो हम उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि सूर्य के बारे में अगर जो देखें तो क्रम देखें हम कि कौन से ग्रह कैसे हैं। तो सबसे पहले देखें कि ये हमारे जो 8 ग्रह हैं, सूर्य है, तो सूर्य के ग्रहों की संख्या क्रम देखें तो सबसे पहले ये बुध है और बुध के बाद आपका शुक्र ग्रह आता है, ये शुक्र होगा। शुक्र के बाद आप आता है पृथ्वी, ये पृथ्वी, और ये मंगल है। और मंगल के बाद आपका यहाँ पे ग्रह आता है बृहस्पति, ये आपका शनि, और ये आपका अरुण, और ये आपका वरुण। इंग्लिश में इसके नाम को देखें तो बुध जो मरकरी, और वेनस, शुक्र आपका है वेनस, पृथ्वी को अर्थ और मंगल को मार्स, बृहस्पति को आपको जुपिटर, शनि को आपको स्टर्न, और आपका अरुण जो है यूरेनस और वरुण जो है नेपच्यून।
ये इसको कहा जाता है। ये सभी ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर ग्रेविटी है, जिसके कारण ये उसी सूर्य के चारों ओर ये घूमते रहते हैं। सौर मंडल का जो सौर मंडल है, सौर मंडल का प्रधान मेन समझिए कि सूर्य है। सूर्य ही पूरी मुख्य ऊर्जा का पूरा स्रोत जो है सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर ही सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों को हम देखें तो इस प्रकार से कि ये 4 ग्रह जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपके 4 ग्रह को अलग, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम 4 को अलग कर लेते हैं। ये जो 4 ग्रह होते हैं आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, या तो इनको हम आंतरिक ग्रह के नाम से भी इनको जानते हैं, आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं। ये जो 4 ग्रह होते हैं ये ठोस अवस्था में होते हैं और ये पृथ्वी के जैसा ही होते हैं, इसीलिए इसको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। जो बाहर के 4 ग्रह हैं ये बृहस्पति के जैसे होते हैं, इनको जोबियन ग्रह या तो फिर इनको वाह्य ग्रह भी हम इसको कह सकते हैं, वाह्य ग्रह भी इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि सूर्य के बारे में पहले अध्ययन करें, उसके बाद एक एक करके हम ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूर्य के बारे में अगर जो हम अध्ययन करने से पहले ये देखें तो ये पता चलता है कि सूर्य जो है, सूर्य भी हमारा एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य जो है ये हमारा तारा है, स्टार है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे तारे की कि तारा आखिर कहते किसको हैं, तारा बनते कैसे, तारे बनते कैसे हैं, और तारों की मतलब फिर मृत्यु जैसे समझिए कि वो एटलीस्ट मतलब लास्ट में उसका अंत कैसे होता है, उसके बारे में अब चलिए हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखें कि तारे की बात हुई तो तारा हम कहेंगे किसको, ये एक बड़ा पिंड होगा। ये ऐसा पिंड, कोई बड़ा पिंड, जो बड़ा पिंड हो जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो। तो कोई पिंड ऐसा हो जिसका खुद का क्या होगा, प्रकाश होगा, तो वो प्रकाश वाला पिंड अगर जो होगा तो उसको हम तारा कह सकते हैं। वैसे तो अगर जो आप देखेंगे अंतरिक्ष में देखें, ऐसे ऊपर देखें अगर जो, तो आसमान में जितने भी दिखाने वाले जितने भी आपको तारे हो या नक्षत्र हो या पिंड हो, कुछ भी होगा, वो सबके सब चमकीले ही नजर दिखाई देंगे। सबको लगेगा कि सबके से एक प्रकाश है, लेकिन हर कोई चमकने वाला पिंड तारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप चंद्रमा, ये जो मून आपका है, मून भी चमकता है, लेकिन ये इसके पास ना तो कोई प्रकाश है ना तो इसके पास कोई उष्मा है, इसलिए इसको हम तारा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि बाकी जो पिंड होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही वो चमकते हैं। उनके पास कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो ये बात ध्यान में रहे कि हम तारा उसी को कह सकते हैं कि ऐसा कोई पिंड हो जिसके पास खुद का प्रकाश हो। ऐसे भी कहें कि उसके पास उष्मा भी हो सकती है, कि प्रकाश और उष्मा ये दोनों चीजें जिसके पास होगा उसको हम तारा कह सकते हैं, या ऐसे कहें लाइट और हीट जिसके पास है उसको हम तारा कह सकते हैं। अब देखते हैं हम कि तारा का निर्माण की प्रक्रिया क्या है और तारा कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तारा के बारे में, तारों के बारे में देखते हैं कि तारे कैसे बनते हैं। आखिर तारों के बनने की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले तारे क्या करते हैं, एक समझिए कि ये गैस होता है, गैस के छोटे छोटे कण होते हैं जो कि आपस में ग्रेविटी के कारण वो इकट्ठा होने लगते हैं, आपस में मिलने लगते हैं, जिसको बोलते हैं निहारिका। निहारिका बोलते हैं, निहारिका इंग्लिश में इसको नेबुला बोलते हैं, नेबुला। अब निहारिका के बाद एक प्रोसेस होता है कि निहारिका से मतलब आगे की स्टेप जो है कि ये कैसे निहारिका से क्या होगा। अब निहारिका के बाद ये जो इसमें समझिए कि आग लगने की प्रक्रिया, जैसे निहारिका है, अब निहारिका के बाद इसमें क्या होगा कि आग लगा तो ये क्या हो जाएगा, एक तारा बन जाएगा। अब तारा बना तो तारा बन जाने के बाद मान लीजिए कि नेबुला से क्या हो गया, तारा बना। तो तारा बन गया, ये पिंड है, जैसे मान के चलिए कि कोई चीज है। अब पिंड बनने के बाद क्या है कि इसकी अंत कैसे होती है उसको हम देखें कि जैसे मान लीजिए छोटे छोटे गैस के कण है, गैस से निहारिका बन गया, निहारिका से वो तारे बन जाएंगे, यहाँ पे ये तारा बन जाएगा। अब हम देखें कि तारा जो मान लीजिए बना कि नेबुला मतलब समझिए कि निहारिका से तारा का निर्माण होता। तो ये जो तारे बनते हैं, तारों में 2 सिस्टम हो सकते हैं कि तारा बड़ा तारा या छोटा तारा। कैसा तारा बना, तो हम इसको देखेंगे तारा छोटा बन रहा है कि तारा बड़ा। अब मान लीजिए कि बड़ा तारा और छोटा तारा हम देखें तो आपके मन में ये बात आएगा कि आखिर बड़ा तारा छोटा तारा हम कैसे, किससे बड़ा छोटा तारा और किससे छोटा तारा। तो ये सूर्य के हम संदर्भ में देखेंगे कि सूर्य से बड़ा तारा या सूर्य से छोटा तारा। आपको चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने एक नियम दिया, प्रतिपादित किया, और उसमें उन्होंने बताया कि जो तारे सूर्य से
1.44 माने सूर्य जो आपका होगा सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होगा, उसकी कंडीशन, उसके मृत्यु की कंडीशन जो होगा वो अलग होगा, और जो उससे छोटे होंगे उसको हम छोटा तारा बोलेंगे। मतलब सूर्य से जो 1.44 गुना बड़ा तारा होगा उसको बड़ा तारा, और जो उससे छोटे होंगे उसको छोटा तारा बोलेंगे। तो एग्जांपल ले लीजिए कि ये हमारा, मान लीजिए ये बड़ा तारा है, ये बड़ा तारा है, ये हमारा छोटा तारा है। अब दोनों को हम देखते हैं कि बड़ा तारा और छोटे तारे की ये अंत कैसे होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, इसके बारे में कि क्या प्रोसेस होती है। तो जैसे ये मान लीजिए बड़ा तारा है, बड़ा तारा में से क्या होगा कि ये छोटा तारा है, छोटे तारे की प्रोसेस होगी कि इसमें से मान लीजिए ईंधन खत्म होने लगेगा। अब जब ईंधन इसमें से खत्म होता है, आपको पता है कि कोई तारा है तो तारे का चमकना जो है और उष्मा है उसका ईंधन है। तो हम सबसे पहले तारे के ईंधन के बारे में बात कर लें अगर, जो कि इसमें ईंधन क्या होता है। तो ईंधन जो होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन निरंतर इसमें हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। कौन सी विधि के द्वारा? ये संलयन विधि के द्वारा निरंतर ये हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, जिसके द्वारा ये इसमें इसकी ऊर्जा का स्रोत। इसके जो ईंधन होते हैं, ईंधन इसके प्लाज्मा फॉर्म में, मतलब प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। प्लाज्मा वो अवस्था होता है जो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है, ना तो वो ठोस होता है ना तो वो गैस होता है, ना तो वो गैस होता है, ये दोनों के बीच का अवस्था होता है, ना ठोस कहे ना द्रव ना ही गैस, ये बीच का प्लाज्मा एक अवस्था होता है। तो प्लाज्मा, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, प्लाज्मा जैसे मान लीजिए दही है, दही को क्या कहेंगे? ठोस या द्रव या गैस क्या कहेंगे? तो वो बीच की अवस्था है। इस प्रकार से ये प्लाज्मा अवस्था में ईंधन इसके रहते हैं, और इसका ईंधन, अब तारा मरेगा क्यों? तारा के मरने की प्रक्रिया यही है कि जब तक इस तारे के अंदर ईंधन रहेगा तब तक वो चमकता रहेगा। जब उसके अंदर ईंधन खत्म हो जाएगा तो तारा समझिए कि मर जाएगा, तारा की आयु समाप्त हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि तारा, अब तारा छोटा है, तारे के अंदर का ईंधन खत्म होने लगा। जब ईंधन तारे के अंदर से खत्म होने लगता है तो ये तारा क्या करता है? तारे में थोड़ा सा सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है, और सिकुड़ने के बाद इसके अंदर जो ईंधन होता है वो और जलने लगता है, और जलने के बाद क्या होता है? जब सिकुड़ेगा तो जो बचा कुचा ईंधन रहता है वो भी जलने लगता है। ऐसे कंडीशन में जब वो ईंधन जलता है फिर ये तारा फैलने लगता है, तारे का आकार बनता, बड़ा होता है, और ये तारा लाल रंग का होने लगता है, और इसको नाम दे देते हैं लाल दानव। लाल दानव, लाल दानव, लाल दानव। यही प्रोसेस ऊपर भी होता है, बड़ा तारा रहेगा वो भी लाल दानव बनेगा। इसके अंदर का ईंधन खत्म हो गया, अब ये तारा बनेगा, लाल दानव बन जाएगा। लाल दानव बनने के बाद क्या होता है? जो सिंपल तारे होते हैं, लाल दानव, सिंपल तारे जो छोटे तारे होते हैं, छोटा तारा लाल दानव के बाद क्या करता है? ये श्वेत वामन एक तारा, छोटा चमकीला तारा बनता है, श्वेत वामन। अब मतलब क्या है कि इसमें श्वेत वामन में इसकी ईंधन बिल्कुल खत्म, लगभग समझिए कि 5% ईंधन शेष रह गया, तो वो श्वेत वामन तारा बन जाता है, श्वेत वामन तारा बन जाता है। जब इसका ईंधन 100% खत्म हो गया तो ये काला वामन बन जाता है। काला वामन बनने के बाद ये क्या होता है? काला वामन बनने के बाद ये तारा समझिए कि लुप्त हो जाएगा, मतलब समझिए कि वो दिखाई नहीं देगा, वो इधर उधर घूमता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई प्रकाश नहीं है, कोई ईंधन नहीं है, जिसके कारण वो समझिए कि कचरे जैसा हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रह गया, वो समझिए खत्म हो गया। क्योंकि तारा आप तभी कहेंगे जब तारे के पास प्रकाश होगा, तो तारा कहेंगे, प्रकाश खत्म हो गया तो तारे का अस्तित्व तो समझिए तारा खत्म हो गया। अब देखते हैं कि जो बड़ा तारा था, लाल दानव जो बना, लाल दानव के बाद ये तारा बनेगा, इसमें एक सुपरनोवा तारा बनेगा। सुपरनोवा मतलब जिसको बोल सकते हैं विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा। हिंदी में बोले तो अभिनव तारा, अभिनव तारा होता है। अभिनव तारा मतलब लाल दानव तो दोनों बनेगा, लेकिन इसका प्रोसेस है श्वेत वामन काला वामन, खत्म कहानी। लेकिन जो बड़ा तारा था वो बनेगा आपका विस्फोटक तारा बन गया, मतलब सुपरनोवा जिसको कहते हैं या अभिनव तारा कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? विस्फोट होगा। जो अभिनव तारा होगा या सुपरनोवा तारा होगा, इसमें विस्फोट होगा, और विस्फोट होने के बाद इसमें से दो तरह के, या तो ये न्यूट्रॉन बन जाएगा, न्यूट्रॉन, और या तो ये बनेगा ब्लैक होल बनेगा, ये ब्लैक होल बनेगा। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन के कण, न्यूट्रॉन कण जो होते हैं ये उदासीन होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता इस पर, और न्यूट्रॉन कण बड़े होते हैं। अगर जो ये कण छोटा हो जाए, इसके छोटे टुकड़े हो, तो इसमें से पल्सर बन सकता है,
पल्सर। अब विस्फोटक तारा से सब नहीं बनेगा कि आपको न्यूट्रॉन बन जाए, पल्सर बन जाए, क्वेसर बन जाए, ब्लैक होल बन जाए, ऐसे सभी नहीं। विस्फोट होगा तो किसी में से एक बन सकता है, चाहे वो न्यूट्रॉन बन जाए, चाहे आपका ब्लैक होल बन जाए, चाहे पल्सर बन जाए। अब इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन तो बड़ा तारा होता है, लेकिन ये जो पल्सर होते हैं, पल्सर छोटे तारे होते हैं और ये घूमते हैं, छोटा होने के कारण वो घूमता। ब्लैक होल जो होता है, ब्लैक होल की डेंसिटी काफी अधिक होती है, घनत्व बहुत ज्यादा होता है और इसके अंदर ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ब्लैक होल से अगर जो ब्लैक होल का खुद का प्रकाश अगर जो उस पर पड़ जाए, या मान लीजिए कोई और अन्य प्रकाश पड़ जाए, तो वो भी उससे बाहर नहीं जा सकता, उसको भी वो अपने अंदर इतनी ग्रेविटी अधिक होती है कि वो अपने अंदर उसको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे पार नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से तारे के निर्माण की प्रक्रिया है और तारे के अंत होने की प्रक्रिया है। तारा निहारिका गैस के कण है, छोटे छोटे आपस में पास में आने के बाद उसमें समझिए कि एक जलने की प्रक्रिया हो गई, ग्रेविटी एक बल के कारण, और जब उसमें से ईंधन जलना शुरू हो गया तो तारा बन गया। और तारा बनने के बाद जब उसका ईंधन खत्म होने लगता है, अगर जो तारा बड़ा है, लाल दानव तो दोनों बनेगा, बड़ा है तो लाल दानव के बाद विस्फोटक तारा बनेगा, या जिसको सुपरनोवा कहते हैं। और अगर जो तारा छोटा है, सामान्य है, तो सीधे श्वेत वामन, काला वामन, खत्म कहानी उसकी। अगर जो बड़ा तारा है तो विस्फोटक तारा के बाद विस्फोट होगा, कण बनेंगे, या न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, या ब्लैक होल बन जाएगा, या न्यूट्रॉन से छोटे कण है तो पल्सर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तारे के जो आपका ईंधन है वो प्लाज्मा फॉर्म में होता है। तारे में जो तारा है, तारे में आपके जो प्रक्रिया होती है वो हाइड्रोजन हीलियम में निरंतरता रहता है। जो ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन चाहे सूर्य हो, क्योंकि सूर्य भी है और ये भी, तो इसमें 71% आपके हाइड्रोजन, 70% आपका हाइड्रोजन और 26.5% आपका हीलियम है, जिसमें से 2.5% जो होते हैं ये अदर गैस होते हैं, अन्य गैस उसमें उपस्थित होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है, मतलब चाहे तारा हो चाहे सूर्य हो, उसमें ईंधन का मेन कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होते रहना, जो कि संलयन क्रिया के द्वारा होता है। तो यहां से इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए, आपको समझ में आ गया होगा सूर्य के बारे में। अब हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, सूर्य के बारे में अध्ययन करते हैं, और सूर्य के बाद उसके बाद हम अध्ययन करेंगे ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये तारे का निशान आपके समझ में आ गया, तो तारे के बाद हम देख लेते हैं कि सूर्य का क्या प्रोसेस है, सूर्य किस प्रकार से। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक। सूर्य में क्या होता है कि सूर्य का जो तापमान, जैसे देखिए सूर्य के जो तापमान है अलग अलग, हर जगह पे अलग अलग तरह के तापमान होते हैं, कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा तापमान भी सूर्य का होता है। जैसे सूर्य के केंद्र बिंदु का तापमान की बात करें, तो जो सूर्य के केंद्र बिंदु का तापमान होगा वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सतह के तापमान, बाकी जगह का तापमान देखें तो 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह का तापमान होता है। सूर्य में का जगह जगह पे धब्बे ऐसे हैं, धब्बे दिखाई देते हैं, जिसको सौर कलंक बोलते हैं। इसको सौर कलंक जिसको बोलते हैं, सौर कलंक। तो जो सौर कलंक होता है इसका तापमान अलग होता है, इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता। तो सूर्य के तापमान को बात करें तो सूर्य का तापमान केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, उसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, और जो सौर कलंक है उस तापमान की बात करें तो 1500 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है। अब सूर्य के बारे में कुछ और बात कर लें तो सूर्य में भी वही प्रोसेस है कि 71% आपका हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हीलियम हो गया, और 2.5% जो आपका अदर गैसेज है। इसमें भी वही प्रोसेस के द्वारा ये मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में बदलेगा, संलयन विधि के द्वारा इसमें ऊर्जा का स्रोत, क्योंकि ये भी एक तारा है तो तारे का पूरा नियम इसमें भी ऐसे ही सूर्य भी बना। और सूर्य का भी आयु जो है, सूर्य के 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष सूर्य की, 5 वर्ष के बाद ये भी ऐसे लाल दानव बन के, और क्योंकि सूर्य से 1.5 गुना बड़ा, मतलब 1.44 मिलियन, जो 1.44 गुना जो बड़ा है वो जाके विस्फोटक तारा बनेगा। लेकिन ये तो सिंपल जाके सीधे लाल दानव बनेगा, और श्वेत वामन, उसके बाद ब्लैक वामन, मतलब काला वामन बन के इसकी भी, ये भी खत्म हो जाएगा। इसके प्रकाश, इसका आयु जो है 5 मिलियन वर्ष, और सूर्य के प्रकाश को जो चाल होती है उसको देखें तो 3 लाख किलोमीटर सेकेंड,
3 लाख किमी प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का जो प्रकाश होता है ये होता है। इसके भी जो ईंधन होते हैं वो प्लाज्मा फॉर्म में होता है। प्लाज्मा फॉर्म में, प्लाज्मा में मतलब इसका ईंधन होगा, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है तो तारे का पूरा सूर्य पे अप्लाई होगा। तो ये हम आप समझ गया होगा। अब हम अध्ययन करते हैं सूर्य के बारे में और सूर्य के जो संबंधित एक एक ग्रह हैं उनके बढ़ते क्रम में कि सूर्य से नजदीक कौन सा है, सूर्य से दूर कौन सा ग्रह है और उसका कौन आकार में बड़ा है, कौन छोटा है, उस बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब हम मेन सोलर सिस्टम के बारे में, जो ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूर्य के बारे में अध्ययन करते हैं। सूर्य के बारे में तो हम पहले भी अध्ययन इससे पहले कर चुके हैं और देखते हैं कि सूर्य से पहले जो ग्रह हैं एक एक करके सबके बारे में अध्ययन कर लें। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो ग्रहों की गति करने का दिशा होता है, सभी ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं। जैसे बुध, सभी ग्रह जो होते हैं पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं। लेकिन 2 ग्रह जो आपके शुरू से देखेंगे तो शुक्र और जो अरुण, ये 2 ग्रहों की जो गति करने की दिशा है वो पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब उल्टा ग्रह इसके गति का तरीका है। तो ये जो गति उल्टा करता है इसके कारण हो सकता क्या है? इसके कारण यही है कि जितने भी ग्रह हैं पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं, ऐसे ग्रहों पे सूर्योदय पूरब से और सूर्यास्त पश्चिम में होता। लेकिन जो ग्रह हमारे उल्टा गति करते हैं, जिसमें से आपका शुक्र और अरुण है, तो इस ग्रहों पे, इन दोनों ग्रहों पे सूर्योदय आपका पश्चिम में और सूर्यास्त आपका पूरब में होगा। ठीक, अब यहां से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछ सकता है किन 2 ग्रहों पे सूर्योदय पश्चिम में होता है? तो आप जानते हैं कि जिसकी गति उल्टा है, जैसे शुक्र और अरुण है। अब हम एक एक ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखें बुध ग्रह। तो बुध ग्रह के बारे में देखें तो बुध ग्रह जो हमारा है सूर्य के सबसे नजदीक है, छोटा ग्रह है, परिक्रमण काल ये 88 दिन में ही पूरा कर लेता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये आप देखेंगे कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। 88 दिन में अपना परिक्रमण काल पूरा कर लेता है, मतलब ये चक्कर लगा लेता है। और उसके बाद अब शुक्र के देखते हैं हम। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी, यहाँ पे आपका पृथ्वी है तो पृथ्वी के नजदीक में आपका शुक्र है। ये सबसे चमकीला ग्रह इसको बोलते हैं। इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि चमकीला होने के कारण ये सुबह और शाम सूर्योदय, जैसे आपका सुबह सूर्योदय होने से पहले भी दिखाई देता है और शाम को सूर्यास्त होने के बाद तुरंत ही ये दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र को बोलते हैं। शुक्र कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पृथ्वी की बहन किसको बोला जाता है? तो पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र को बोला जाता है, कि शुक्र को भी पृथ्वी की बहन बोला जाता है। और ये शुक्र जो है ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र जो है ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसमें से ऐसे आप कह सकते हैं कि आपके सूर्य के पास में तो सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है और सबके पास है, तो ये गर्म नहीं बल्कि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण सूर्य की जो उष्मा होती है उसको ज्यादा अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से शुक्र जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। उसके बाद नंबर आता है पृथ्वी का। तो सबसे ज्यादा तो हमें अध्ययन पृथ्वी का करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी की आकृति की बात करें तो पृथ्वी की आकृति जो है वो भूआभ, मतलब जियोड उसकी आकृति है। मतलब ऐसे समझिए कि ऐसे पृथ्वी की आकृति इस प्रकार से। और जो आप पढ़ते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोल है, तो गोल नहीं बल्कि जियोड है, मतलब खाला, कहीं धसा हुआ, कहीं उभरा हुआ, इस प्रकार से है। बल्कि उसकी एक एवरेज लाइन होती है, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है या अंडाकार है, ये बोलते हैं, गोल बोलते हैं। जबकि पृथ्वी की वास्तविक आकृति है जो है वो है जियोड, मतलब भूआभ, या आपको कह सकते हैं कि जियोड, ये आकृति है पृथ्वी की। पृथ्वी पर 71% जलीय भाग, मतलब जल है, और 29% जो आपका है ये स्थलीय, मतलब जमीन जहां पे लोग निवास करते हैं, बाकी चीजें हैं। नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। नीला ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर इसका भाग जलीय है, 71% जलीय है, इस कारण इसको नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी की आयु की बात करें तो 4.6 बिलियन वर्ष इसकी पृथ्वी की आयु है। और पृथ्वी पर जीवन संभव होने के कारण पृथ्वी को हरित ग्रह भी बोला जाता है, हरित ग्रह भी पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है, और 23.5 अंश झुके होने के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है।
ऋतु परिवर्तन होता है और ये घूर्णन गति करती है, मतलब अक्ष पर, मतलब दो प्रकार से कोई पिंड दो प्रकार से गति, एक तो है कि अपने बिंदु पर ही वहां पर वो ऐसे घूमेगा और एक होगा कि परिक्रमण मतलब सूर्य का परिक्रमा करेगा। तो ये प्रकार की जो घूर्णन गति होती है वो अपने अक्ष पर अपने उसी जगह पर, जैसे मान के चलिए कि ये इस प्रकार से अगर जिसे अपनी जगह पे घूमे तो इसको घूर्णन गति कहेंगे। तो पृथ्वी के घूर्णन गति करने के कारण दिन और रात और 23.5 अंश पर झुके होने के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन, जो ठंडी गर्मी बरसात ये होता है, ये इसके झुके होने के कारण होता है। पृथ्वी के उपग्रह की बात करते हैं तो एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा कोई तारा नहीं है, चंद्रमा के पास ना तो कोई उष्मा है ना तो कोई उसके पास प्रकाश है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर तुरंत भेज देती है, मतलब भेजने का कार्य करता है। तो सूर्य जो है सूर्य के प्रकाश को 1.3 सेकंड में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक भेज देता है। मतलब इसको भेजने में सूर्य से पृथ्वी की, मतलब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर है इसकी दूरी, और ये 1.3 सेकंड में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक भेज देती है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा को अगर जो हम देखें तो 57% भाग ही, 57% भाग ही पृथ्वी से चंद्रमा का देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं पृथ्वी के जो परिभ्रमण और परिक्रमण की प्रक्रिया है उसको देखते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर, जैसे मान लो परिक्रमण करने की प्रक्रिया की बात करें तो परिक्रमण 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक परिक्रमा पृथ्वी करती है। और परिक्रमण काल की बात करें तो एक परिक्रमण करने का टाइम जो इसका है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। आप ऐसे कह लीजिए कि एक परिक्रमा करने में, पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा करने में 365 दिन और आपको 6 घंटे लग जाते हैं लगभग, मतलब 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो ये 6 घंटे क्या होता है? 365 दिन का एक वर्ष होता है, और ये 6 घंटे बढ़ते बढ़ते ये 4 बार, जब 4 साल आता है तो हमारा जो फरवरी होता है वो 28 के बजाय 29 का, जिसको लीप ईयर बोलते हैं, ये 4 साल में हमारा फरवरी एक बार 29 का हो जाता। तो ये 4 जो आपका 6 घंटा बढ़ेगा तो 6 का 24 घंटे में एक दिन माना जाता है। तो 4 साल बाद ये 24 घंटा इकट्ठा हो जाएगा और एक दिन बन जाएगा, जिस प्रकार से फरवरी हमारा एक दिन बढ़ जाएगा, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। जो परिक्रमण करने का वेग है पृथ्वी के, ये 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये परिक्रमण करता है। और पृथ्वी के परिक्रमण के जो मार्ग है उसकी लंबाई जो है 96 करोड़ किलोमीटर की दूरी को ये परिक्रमण करता है, मतलब इसका मार्ग की जो लंबाई है। अब हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरियों के बारे में बात करते हैं। तो आपको बताएं कि पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी जो जिस मार्ग पर चलती है वो परवलयाकार, मतलब समझिए कि अंडाकार थोड़ा होता है, बिल्कुल गोल नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो 15.25 करोड़ किलोमीटर होती है। और औसत दूरी की बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। और अगर जो कम दूरी की बात करें कि न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है। अब ये दूरियां जो है सर्वाधिक, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की सर्वाधिक दूरी, सर्वाधिक गैप जो होता है वो 4 जुलाई को होता है, जिसको अपसौर के नाम, मतलब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहता है। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी जो है वो 15.25 करोड़ किलोमीटर होता है। और न्यूनतम दूरी जो कहें तो वो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के करीब यहां पहुंच जाती है पृथ्वी, तो उसकी दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है, जिसको उपसौर्य बोलते हैं। और सामान्य दूरी की बात करें औसत तो 14.96 करोड़ किलोमीटर उसकी आपका पृथ्वी की जो औसत दूरी होती है वो होता है। अब हम कुछ और भी बात करते हैं कि जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है, इस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.16 सेकंड, मतलब 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है, जो कि पृथ्वी पर पहुंच जाता है सूर्य का प्रकाश। फिर देखते हैं कि सौर प्रणाली की बात करें तो सौर प्रणाली की जो खोज है वो कापरनिकस जो थे, कापरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। और ग्रहों की गति का नियम जो है उन्होंने उसे केपलर ने दिया। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। हम बात करते हैं तारों के रंग का, कि कोई तारा है तो उसका रंग क्या दर्शाता है, उसके रंग को हम कैसे पता करें।
तो रंग जो उसका तारों का होता है वो उसके पृष्ठ के तापमान का दर्शाएगा। पृष्ठ के तापमान की मतलब जो तारा जितना ही ज्यादा गर्म होगा वो उतना ही बताएगा कि ये तारा किस प्रकार से है, तारे में ऊर्जा ज्यादा है या कम है, या इसका तापमान क्या है। अब बात करते हैं पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा। बात करें तो सूर्य ही है जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। तारे की बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट सूर्य है। बाकी तारे तो हैं वो बहुत ही दूर हैं, इसलिए उन तारों का पृथ्वी के लिए कोई उतना महत्व नहीं रह जाता जितना कि सूर्य का है। तारों की आयु की बात करें तो तारों की आयु ज्ञात करने के लिए हमें तारों के द्वारा जो मुक्त उष्मा होती है उसके आधार पर हम तारों की आयु ज्ञात कर सकते हैं कि तारों की जो उष्मा मुक्त होती है वो कितना उष्मा मुक्त करता है, तो उस प्रकार से उसकी आयु पता चल जाएगा। शांति सागर की बात करें तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर शांति सागर है। जो शांति सागर से प्रश्न पूछता है तो आप बताएंगे कि चंद्रमा पर शांति सागर है। अब ये आपको हो गया कि पृथ्वी के घूर्णन गति की बात। सूर्योदय यहां से आपके समझ में आ गया। आकाश गंगा के अगर जो केंद्र की परिक्रमा करने की हम बात कर लें कि आकाश गंगा है, आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा अगर जो सूर्य करे तो उसको 25 करोड़ वर्ष का टाइम लगेगा कि वो सूर्य जो है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करे। आकाश में हम देखें तो आकाश में 88 तारामंडल है। तारामंडल की संख्या टोटल आकाश में 88 है, 88 है। सबसे बड़ा व चमकीला जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं, जहां पे अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको क्षुद्र ग्रह होते क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, अध्ययन कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह जो है सेरेस, सेरेस सबसे बड़ा व चमकीला, और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन। ये जो दूसरा है वो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर सबसे बड़ा चमकीला और ये सेरेस होगा, और टाइटन जो होगा दूसरे नंबर पर होगा। बात आती है एक और कि सबसे चमकीला तारा। तारे में अगर जो हम सबसे चमकीला देखेंगे तो हमारा साइरस, दो तारे हैं, साइरस और डॉग स्टार। ये जो दो तारे हैं, ये दो तारे सबसे चमकीले तारे होते हैं। सूर्य ग्रहण की बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। सूर्य ग्रहण आपको मालूम है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर जो चंद्रमा आ जाए तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के से संबंधित प्रश्न आपको कई बार परीक्षाओं में पूछा है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण जो लगने की प्रक्रिया है वो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण आप प्रश्न ये पूछेगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य पूर्णतया मतलब ढक जाता है, तो इस प्रकार से कि रात क्यों नहीं होता, तो आपको बताना होगा कि सूर्य के जब ढक जाने, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य, ये देख लीजिए जैसे ये सूर्य है और सूर्य के ऊपर आके ढको, ये सूर्य कवर हो गया, तो सूर्य के किनारे किनारे प्रकाशमय एक क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं किरीट बोलते हैं। तो ये जो किरीट होता है, ये किरीट सूर्य के प्रकाश को उस समय पृथ्वी तक पहुंचाता है और जिससे पृथ्वी पर रात नहीं होने पाता है। तो सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश देने का कार्य किरीट करता है। अब हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद कभी पूछता प्रश्न आपका ब्लू मून। जो ब्लू मून की बात आती है तो ब्लू मून वो है कि जैसे एक महीने में एक पूर्णिमा होता है, और अगर जो किसी महीने में एक महीने में दो पूर्णिमा पड़ जाए तो महीने का जो दूसरा पूर्णिमा होगा उस दिन के चांद को हम ब्लू मून कहेंगे, ब्लू मून कहा जाता है। चलिए छोटी सी बात यहाँ पे हम कुछ और इस ग्रहों के बारे में अध्ययन कर ले, तो यहां से कुछ और बने हैं जो कि है हमारा प्रश्न, उसके बारे में हम देखें। देखते हैं कि इसके में कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं कि कहां प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। ये बीच में आप देखते हैं कि 4 ग्रह इधर, 4 ग्रह, और बीच में आप एक पट्टी, ये आपकी क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ये आपका क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी होता क्या है आखिर? ये क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है, ये क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे पिंड है समझिए, और छोटे छोटे ये जो पिंड है ये सूर्य के मतलब ग्रेविटेशन के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या करते हैं, ये भी इन पिंडों के साथ गति करने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। तो ये आपके क्षुद्र ग्रह एक पट्टी बना हुआ, पट्टी के अंदर के जितने 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह, बाहर के बाहरी ग्रह का दिया गया। ये क्या होता है, अब इससे संबंधित प्रश्न कुछ बन जाता है, जैसे कहते हैं उल्का। अब क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, ये छोटे छोटे पिंड हैं, ये भी चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के ग्रेविटेशन के कारण।
ये कभी कभी पृथ्वी यहाँ पे है तो पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, पृथ्वी की ओर खींचते हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो आते इसमें आग लग जाए, और आग लगने के ये क्या होते हैं, जल के बिखरते हैं इधर उधर। तो इसी को कहते हैं उल्का, को बोलते हैं उल्का, मतलब टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा इसको बोला जाता है, टूटता हुआ तारा इसको बोलते हैं। अगर जो कभी कभी पिंड यहाँ पे और जलने के बाद ये बिखरे नहीं, मतलब जलने जो सिस्टम बिखर नहीं गया, बिखरने के बाद पृथ्वी पर आकर गिर गया, तो कभी कभी इसको बताया जाता है कि कहीं पृथ्वी पर उल्का पिंड गिर गया, उल्का पिंड उसको बोला जाता है कि उल्का पिंड गिर गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा ये वीडियो, और ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम से संबंधित और ग्रहों से संबंधित वीडियो था। इसमें कुछ प्रश्न अगर जो यहां से बनते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, और छल्ले वाला ग्रह जो है वो आपका शनि और अरुण, ये दो छल्ले वाले ग्रह हैं। हरे रंग का प्रकाश अरुण से मिलता है। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से आप अपने स्वयं और इनके जो ग्रह हैं, ग्रहों के घटते और बढ़ते क्रम कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ग्रह कितना बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसके आयतन के आधार पर, भार के आधार पर, बढ़ते के घटते क्रम में। तो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में आ जाता है। इसके लिए हम एक और वीडियो हमारा आएगा जिसमें हम ग्रहों से संबंधित और भी क्वेश्चन जो जहां से प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो किस प्रकार लगता है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अपने मित्रों का भी अध्ययन कराते रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप जिससे हमें पता चल सके कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक्स।